स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम कवर करेंगे जीके और साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आपको बता दें कि ये जो क्लास होती है ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए होती है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुते बड़ा दंगल चलेगा रे तुहार हमार। बहुत गजब की लाइन है मेरे प्यारे भाई। सबसे ज़्यादा जो गजब की है ना वो ये है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी क्लास ख़त्म हो जाएगी या फिर अभी इसी समय कमेंट बॉक्स जो है ये भर जाना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ कमेंट बॉक्स पूरा भरा हो जाना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि गाइस ऊर्जा मिलती है इससे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जीके और साइंस दोनों कंप्लीट करेंगे। पहले हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? फिर से सुनिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद ने। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामानंद ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? देखिए, गौतम बुद्ध की माँ जो है ये किस वंश से संबंधित थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कौशल वंश से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो गौतम बुद्ध की माँ थी ये कौशल वंश से संबंधित थी, और जो गौतम बुद्ध के पिता थे ये शाक्य वंश से थे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध के पिता शाक्य वंश से थे और जो गौतम बुद्ध की माँ है ये कौशल वंश से थी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आंसर। अगला सवाल है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ जो है ये किस धर्म का है? त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ किस धर्म का है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, इन तीनों को मिलाकर के त्रिपिटक कहा जाता है और ये बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? पीडीएफ इसकी जो है ये टेलीग्राम पे भेज दूंगा गाइज। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दो तीन नहीं कहा जाए एक तरीके से तो 3-4 दिन से आपकी जो पीडीएफ है ये नहीं हो पा रही थी, वीडियो के बाद अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ समस्याएं थी, लेकिन अब आपको डेली इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो हैं ये कौन से हैं? राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं ये कौन है? मेरे प्यारे भाई समझिएगा, बौद्ध धर्म का संस्थापक आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का कहा जाए एक तरीके से तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है ये मानते हैं हम महावीर स्वामी को। पैगंबर मोहम्मद जो है मेरे प्यारे भाई ये इस्लाम धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। हमसे पूछा गया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है तो वो हो जाएंगे गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें ताकि आप बाद में इसे रिवाइज कर पाएँ। तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व बता रहे हैं, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? देखिए आप इसका आंसर बताइए और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक क्लास कंप्लीट की है आपकी, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने वो क्लास कंप्लीट की थी यूपी पेट के लिए, है ना। लेकिन अगर आप उस क्लास को देख लेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक भी सवाल आपका नहीं बचेगा, इतना समझ लो। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान के बारे में कि गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। अब समझिएगा, गौतम जन्मे लुम्बिनी यानी कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान यानी इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे की? तो बोध गया में। सारनाथ में सीख दी यानी सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया। सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ में सीख दी। और कुशीनगर में जान यानी कि कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हो गया, है ना। तो ये छोटी सी ट्रिक है, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान जो है ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा महाविनिष्कर्मण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। महाविनिष्कर्मण, गृह त्याग की जो घटना है इसे महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला गुरु किसे बनाया था? अब देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे इनके पहले गुरु जो हैं ये अलार कलाम थे। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। कभी कभी अलार कलाम ना दे करके उदक रामपुत्र दे दिया जाता है, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक साथ इनके गुरु बने थे। ओके, हमसे पूछा गया है कि पहले गुरु कौन थे, तो इस ऑप्शन के थ्रू जो पहले हो जाएंगे ये हो जाएंगे अलार कलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्त क्लास में और आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बता दें कि 5000 प्लस जीके के क्वेश्चंस की ई बुक आप सभी के लिए लॉन्च की गई है, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इस ई बुक को अभी परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। ये जो 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक है, इसकी खास बात जो है ये है कि ये ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड एंड अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। कहने का मतलब है कि चुने हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ये ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो पूजा BCIT05@OKSBI ये है UPI ID। इस पर आपको पेमेंट करना है, यहाँ से आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं। पूजा BCIT05@OKSBI। मेरे प्यारे भाई व्हाट्सअप नंबर है 8948667652। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके भी ई बुक को परचेज कर सकते हैं, यहाँ से अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए 8948667652। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर को टारगेट करते हुए यह ई बुक आपकी तैयार की गई है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे डिपेंड करना है, कैसे आपको मैनेज करना है, किस तरीके से आपको खरीदना है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? राइट आंसर जो हो जाएगा गाइज आपका वो हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे अंतिम जो तीर्थंकर थे ये कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अब देखिए जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, ये सवाल हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ये कौन थे?
बहुत बढ़िया, गजब। ऐसा ही रिस्पॉन्स आप सभी का होना चाहिए। बहुत गजब छा गए। देखिए, जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे ये थे पार्श्वनाथ, सॉरी, यहाँ पे हमसे पूछा गया पहले तीर्थंकर, तो वो थे आदिनाथ। ठीक है, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो असली संस्थापक हैं, या फिर अगर कहा जाए आपसे तो वास्तविक संस्थापक, ये कौन है? तो ये वास्तविक संस्थापक जो हैं ये हैं महावीर स्वामी। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, महावीर स्वामी, जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म से आ रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए कवर कर रहे हैं, समझ जाओ। महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ था। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कुंडग्राम में हुआ था। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कुंडग्राम, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो भगवान महावीर हैं, महावीर स्वामी हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी। इनकी मृत्यु जो है ये श्रवण यहाँ पे कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पावापुरी में। अगला सवाल है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? राइट हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व में यानी कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? खास तरीके से कहा जाए तो यही पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त प्रांत। अब देखिए, आप जानते हैं कि संयुक्त प्रांत जो है ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। अब हमें संयुक्त प्रांत तो ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल, अगर संयुक्त प्रांत ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप यूनाइटेड प्रोविंस बताएंगे। क्या बताएंगे? यूनाइटेड प्रोविंस बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। जो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम है या पुराना नाम है ये क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस, या फिर कहा जाए तो संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में कहा जाए या किसी भी राज्य में, राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कहने का मतलब है कि जो राज्य में मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति जो है कौन करते हैं? गवर्नर करेंगे, यानी राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो मुख्यमंत्री की आपसे कहा जाए तो राज्यपाल हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? समझिएगा, विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है ये किसके पास है? राइट हो जाएगा राज्यपाल के पास। किसके पास है? राज्यपाल के पास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है ये किसके पास है? तो गवर्नर के पास। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? देखिए, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ। वहाँ बैरकपुर छावनी में एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, मानकर चलिए।
और कब हुआ मेरे प्यारे भाई, तो ये 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सबसे पहले किस नगर से हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, अगर आपने बातों को ध्यान से सुना है तो आप आसानी से बता सकती हैं। देखिए, जो 1857 क्रांति की शुरुआत हुई ये सबसे पहले कहाँ से हुई? अभी मैंने आपको बताया मेरठ से। राइट हो जाएगा क्या आपका? वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मेरठ। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी मेरठ बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? यानी कि काकोरी कांड कब हुआ था? अब इतना तो आप जानते हैं कि जो काकोरी कांड हुआ ये 1925 में हुआ था, लेकिन तिथि क्या थी? बहुत बढ़िया, गजब। मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है या फिर अगर आप समझते हैं हमारी बातों को तो कृपया सपोर्ट कीजिएगा। सुनिए, मेहनत हम आपके लिए करते हैं, जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगाते हैं, कीमती समय ड्यूटी के बावजूद आपके लिए खर्च करते हैं, और आप भी समझदार हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको क्लासेस मिले तो आपसे निवेदन है कि कृपया क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अंदर से ऊर्जा मिलती है। अब आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से ऊर्जा दी जानी चाहिए या हमें किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस आपको मिलती रहें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार दिल की गहराई से सभी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हैं, जो भी छोटे बड़े भाई हैं, वह सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। फिर आगे हम बढ़ेंगे, फिर साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सुनिए, किसकी वेदन क्षमता न्यूनतम? न्यूनतम यानी कि बिल्कुल कम होती है। देखिए, न्यूनतम यानी कि कम होती है क्या? विभेदन क्षमता, वो हो जाएगी अल्फा कण की। राइट, क्या हो जाएगा आपका? अल्फा कण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार, बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है? बताइए, बर्नौली के प्रमेय जो है क्या कहते हैं? बर्नौली का प्रमेय जो है ये कहता है PGH प्लस हाफ PB² प्लस P बराबर नियत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? देखिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र का पानी जो है इसका घनत्व जो है ये साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। इस वजह से जो तैराक है उसे नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है। राइट, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। वायुमंडलीय दाब को हम किस यंत्र द्वारा मापते हैं? देखिए, वायुमंडलीय दाब जो है इसे हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। कभी कभी बैरोमीटर ऑप्शन में ना दे करके बैरोमापी दे देता है, तो आप कुछ भी दिए टिक कर दीजिएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र जो है ये बैरोमापी या बैरोमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण से परिवर्तित होता है? जी का मान जो है किस कारण से परिवर्तित होता है? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो है किस कारण से परिवर्तित होता है? पृथ्वी पर घूर्णन और पृथ्वी के आकार दोनों के कारण। अगला सवाल है आपके सामने, जी का मान क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी
इसका मान क्या है? समझिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है ये हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये जी का मान हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा डियर गाइस आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है कि पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? पृथ्वी जो है ये वायुमंडल को किस प्रकार से पकड़े रहती है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेविटेशंस के कारण पृथ्वी वायुमंडल को जकड़े या पकड़े रहती है। अगला सवाल है कि शक्ति का सूत्र क्या है? अगर हमें शक्ति ज्ञात करना है तो क्या लगाएंगे सूत्र? P = W/T, ये हो जाएगा शक्ति का सूत्र। यानी कि कार्य बराबर हो, जो मतलब शक्ति बराबर होता है ये होता है कार्य बटा समय, या फिर कहा जाए कार्य बराबर तो समय गुणे शक्ति, है ना। तो हमसे पूछा गया है कि शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य बट्टे समय। अगला सवाल है, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? मनुष्य के लिए निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? वो हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसका हनन किया जा सकता है। ऊर्जा जो है केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत को रासायनिक में, ध्वनि को यांत्रिक में। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो केवल और केवल ऊर्जा का रूपांतरण संभव है। ऊर्जा जो है ये पुनः निर्मित या फिर पुनः जो है निर्मित या फिर कहा जाए एक तरीके से हनन, ये नहीं हो सकता ऊर्जा का। ओके, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है इसको समझिए मेरे प्यारे भाई, कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? जब भैया दूरी शून्य है तो विस्थापन कैसा होगा? बिल्कुल शून्य ही होगा। जब दूरी शून्य है तो डिस्प्लेसमेंट भी शून्य ही होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। कण द्वारा तय की गए पथ की प्रकृति निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? कण के द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति जो है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वेग और त्वरण दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी एंड सी दोनों के द्वारा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर, देखिए विस्थापन जो है ये एक तरीके से दूरी ही होती है और समय के साथ दूरी में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को कहते हैं वेग। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। अगला सवाल है कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? बताइए वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दीजिए मित्र। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दूरी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेग और समय। ठीक है, अगला है कि दो सतहों के बीच की सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये किसके कारण रुक जाएगी? यानी कि कोई गतिमान वस्तु है और अगर उस पर कोई भी बल नहीं लगाया जाता है फिर भी वह वस्तु रुक जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वो है घर्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो।
तो समझिए कोई भी स्थिर वस्तु हो या फिर गतिशील वस्तु हो, वह अपने उसी अवस्था में रहेगी। उसमें परिवर्तन कब होगा? जब उस पर कोई बाह्य बल लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। रेखीय संवेग संरक्षण जो है किसके बराबर है? देखिए रेखीय संवेग संरक्षण ये जो है किसके बराबर है? न्यूटन के तृतीय नियम के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? कोई गतिशील वस्तु वेग है, यानी कि कोई गतिशील बस है और अगर उसमें अचानक ब्रेक लगती है तो सभी यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। मुख्य कारण हो जाएगा न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम। अगला सवाल है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? यानी कि कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है या फिर जड़त्व का नियम मतलब है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण जो है किसके द्वारा करते हैं? मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत हम आपके लिए करें तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएँ। ध्वनि की प्रबलता का जो निर्धारण है ये उसके आयाम के द्वारा किया जाता है। ध्वनि तीव्रता का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या फिर प्रबल सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता आई कंपन करने वाली वस्तु के आयाम ए पर निर्भर करता है, यानी कि जो तीव्रता है ध्वनि की वह आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अगला सवाल है आपके सामने, ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ध्वनि का जो अधिकतम वेग होता है ये ठोस में होता है, और ठोस यहाँ पे कौन सा है? वो हो जाएगा इस्पात। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का अधिकतम वेग जो है ये इस्पात में होता है, क्योंकि ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में या फिर किस में कितना होता है वो देख लो। जैसे ध्वनि का वेग जो है ये वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड होता है, कांच में या फिर पायरेक्स में 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है, लोहा या फिर ठोस पदार्थ में 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है कि ध्वनि का वायु में ध्वनि का लगभग वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का जो वेग है लगभग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। चलिए, यहाँ पे जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा और आप उस बेनिफिट का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। एक बार सभी में से क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। ई बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, 5000 प्लस जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। 60% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक मिल जाएगी। यूपीआई आईडी है पूजा BCIT05@OKSBI, या फिर व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। यहाँ पे भी आप व्हाट्सएप करके ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट भर जाना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।